मैं हूं अतिया अंसारी, आपकी हिस्ट्री एजुकेटर। और हम आगे बढ़ाएंगे हमारी स्टडी को, जो कि है स्पेक्ट्रम की अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया की। हम चैप्टर 4 पर हैं और ये हमारा होगा पार्ट 4 ऑफ चैप्टर 4। हमारे चैप्टर का नाम है इंडिया ऑन द ईव ऑफ ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट। और हमने हमारे पिछले वीडियो में देखा कि कैसे मुगल एम्पायर के डिक्लाइन के वक्त छोटे छोटे डिफरेंट रीजन्स अपनी इमर्जेंस बनाएंगे, अपने स्टैब्लिशमेंट करेंगे, और वो रीजन्स कौन से होंगे। साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि उन रीजनल स्टेट्स का जो नेचर क्या होगा, नेचर ऑफ उनकी पॉलिटी, उनकी इकोनॉमी, और कैसे उनका एडमिनिस्ट्रेशन वर्क करेगा। एंड वी हैव ऑल्सो सीन कि उनकी लिमिटेशंस क्या होगी। क्या वो एक माइटी मुगल एम्पायर को उसके गिरने के वक्त भी, डिक्लाइन के वक्त भी रिप्लेस कर सकते हैं। वी वुड ऑल्सो सी कि कैसे उनके टाइज मुगल्स के साथ बरकरार रहेंगे इवन दो उन्होंने अपनी इंडिपेंडेंस ले ली है। ऑल ऑफ दैट वी हैव सीन इन आवर प्रीवियस क्लास। आज हम हमारे इंडिया की सिचुएशन देखेंगे, सोसाइटी की, एडमिनिस्ट्रेशन की, एजुकेशन की, आर्ट, आर्किटेक्चर, ऑल ऑफ दैट कब ऑन द ईव ऑफ ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट पर। सो लेट्स ऑफिशियली बिगिन आवर क्लास टुडे। हम शुरू करेंगे हमारी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन के साथ। दैट मीन्स हमारी जो सोसाइटी थी, हमारे समाज की क्या कंडीशन थी, और व्हाट वाज द इकोनॉमी लाइक। क्या वो प्रॉस्पेरस थी, स्टैग्नेंट थी, हाउ इट वाज। सो हम बात कर रहे हैं 18th सेंचुरी इंडिया की। एंड इट फेल्ड टू मेक प्रोग्रेस इकोनॉमिकली ऑल्सो, सोशली, और इवन कल्चर के एतबार से उस स्पीड से जो नॉर्मली इंडिया में हुआ करता था। इंडिया बिकेम अ लैंड ऑफ कॉन्ट्रास्ट। लैंड ऑफ कॉन्ट्रास्ट मतलब यहाँ पे दो अपोजिट चीजें एक वक्त में एक साथ चल रही थी। और वो दो अपोजिट चीजें क्या थी? नंबर 1 वॉज पावर्टी, गरीबी, एक्सट्रीम गरीबी, और एक्सट्रीम लग्जरी यानी रिचनेस। मतलब हम देखेंगे कि जो हमारी 18वीं सदी का समाज है, यहाँ पर सबसे गरीब इंसान भी है और सबसे अमीर इंसान, और इन दोनों के दरमियान जो फासला है वो बहुत ज़्यादा है। इवन हम ये आज की सोसाइटी से भी कंपेयर कर सकते हैं कि इन टुडे इंडिया 2020 में गरीब कितना गरीब है और अमीर कितना गरीब है, अमीर है। द डिफरेंस इज वेरी स्टार्क एंड वेरी बिग। और ये साइड बाय साइड चलेगा। जो कॉमन लोग थे, जो कॉमन पॉपुलेशन थी, वो जो है इम्पोरिश रही, यानी वो एकदम तबाही में रही। उन्हें कोई चीज़ ना मिली कि वो अपनी बेहतरी कर सके। वो बैकवर्ड रहे, पीछे रह गए, पिछड़े रहे, और उन पर ऑपरेशन दबाव बढ़ता गया। सिचुएशन ये आ गई कि सिर्फ जिंदा रहना उनके लिए मुश्किल हो गया, और एक आम इज्जत वाली जिंदगी सब्सटेंसेस लेवल पर गुजारना नामुमकिन हो गया। दैट वॉज द कंडीशन ऑफ द कॉमन मासेस। आम लोगों की जिंदगी 18वीं सदी में ऐसी हो गई। और अगर हम रिच लग्जूरियस लोगों की बात करें तो उनके पास पावर थी, वो अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे थे, और जो उनकी लग्जरी और लेविशनेस, जो आराम आसाइश की चीज़ें उनके पास थी, उसकी कोई इंतहा न थी। But it is worth nothing that the life of Indian masses was, by and large, better in the 18th century than it was after 100 years of British rule. लेकिन फिर कहा जाता है कि जब भारत की कंडीशन होगी 100 इयर्स के बाद ब्रिटिश रूल की, और जो हमारी इंडियन मासेस बुरी तरीके से उससे तबाह होगी, उसे अगर कंपेयर किया जाए इससे, सो अगेन हमें निराशा ही देखने को मिलेगी। सो ये थी हमारी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन, और कैसे दो डिफरेंट क्लासेस एक वक्त में एग्जिस्ट कर रही थी। अगर हम स्पेसिफिकली बात करें एग्रीकल्चर की, हमारी किसानी की, सो ये बहुत ही ज़्यादा टेक्निकली बैकवर्ड थी। हमने वो मॉडर्नाइजेशन अपनाई नहीं थी हमारे एग्रीकल्चर के काम में। यहाँ पर जो सब कुछ चल रहा था वो हार्ड लेबर ऑफ पेजेंट्स, यानी मजदूरों और किसानों की मेहनत से सब कुछ चल रहा था। हमने मॉडर्न इक्विपमेंट्स अपनाए नहीं थे।
ये जो हमारे हार्ड वर्किंग लोग थे, इन्हें बड़ी मुश्किल से सेल्डम ही फ्रूट मिलता था, फल मिलता था उनकी इस हार्ड वर्क का। हाँ, ये जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस था, इसकी वजह से हमारी पूरी सोसाइटी चलती थी, क्योंकि हम जानते हैं कि भारत एक एग्रीकल्चरिस्ट नेशन रहा है और है। इसकी वजह से हमारी पूरी सोसाइटी चलती थी। लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें वो सिला नहीं मिलता था, वो रिवॉर्ड नहीं मिलता था। और जो हमारे पेजेंट्स हैं वो बड़ी ही मिजरेबली चीज़ों के मामले में इनएडिक्वेट थे। रिवॉर्ड के मामले में दे डिड नॉट गेट इनफ, जितना वो सोसाइटी के लिए कर रहे थे। दे वर फोर्स टू पे exorbitant amounts to the state मतलब गवर्नमेंट को जो अमाउंट्स, दैट मीन हम कह सकते हैं टैक्स, जो उन्हें टैक्स देना पड़ता था स्टेट को, वो इतना ज्यादा था, इतना बढ़ा हुआ था कि उनके पास खुद के लिए कुछ नहीं बचता था। उसके अलावा हम नहीं भूल सकते जमींदार्स को, जागीरदार्स को, और जो रेवेन्यू फार्मर्स थे। इस सब चीज़ों की वजह से जो सिचुएशन है वो ख़राब से ख़राब ही होती जाती थी। और एट द एंड जो पेजेंट है, जिसने असल मेहनत की है ज़मीन पर, उसके हाथ कुछ नहीं बचता था। और हम जानते हैं कि सिचुएशन ख़राब होती ही जाएगी। इट्स गोइंग टू वर्सन। किसके दौर में? ब्रिटिशर्स रूल के वक्त। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट इकोनॉमी, तो हमें ऑफ कोर्स बात करनी होगी हमारी ट्रेड की और कैसे यहाँ पर इंडस्ट्रीज थी। इंडिया जो है हमेशा से सेल्फ सफिशिएंट रहा है, मतलब अपनी सारी ज़रूरियात इंडिया में ही पूरी हो जाती थी। अगर हम हमारे हैंडीक्राफ्ट्स की बात करें, हमारे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स की बात करें, इसे ज़्यादा इंपोर्ट नहीं करना पड़ता था फॉरेन गुड्स को लार्ज स्केल पर। वी वर सेल्फ सफिशिएंट, हम हमारी चीज़ों के लिए इनफ थे। लेकिन हम अगर इंडस्ट्री की बात करें एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, तो थे बहुत डिमांड में थे फॉरेन मार्केट्स में इंडिया के। हैंस इट्स एक्सपोर्ट्स वर मोर, सो ऑफकोर्स जो हमारा इंपोर्ट होगा, बाहर से चीज़ें इंडिया में मंगाना, वो कम होगा। लेकिन जो हमारा एक्सपोर्ट होगा, यानी जो हमारे इंडियन प्रोडक्ट होंगे, वो बाहर की मार्केट में ज़्यादा जाएंगे। चूँकि हम देखते आ रहे हैं कि यूरोपियंस इंडिया में आए ही उसी लिए थे, एक्सपोर्ट के लिए। सो ट्रेड वॉज बैलेंस्ड बाय इम्पोर्ट्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड। लेकिन इंडिया में जो एक इम्पोर्ट बहुत होगा, जो बहुत ज़्यादा इंडिया में लाया जाएगा, वो दो धातें होंगी, सोना और चांदी। ओके, एंड इंडिया वॉज नोन एज द सिंक ऑफ प्रेशियस मेटल्स। हम जानते हैं कि जब यूरोपियंस भारत में आए थे, तो स्पाइस और टेक्सटाइल के अलावा एक और चीज़, एक और कमोडिटी जो बहुत ज़्यादा इंडिया की डिमांड में थी यूरोपियन मुल्क में, वो थे हमारे प्रेशियस मेटल्स और प्रेशियस स्टोन्स। तो इंडिया को सिंक कहा जाएगा इन प्रेशियस मेटल्स का। अगर हम एक जनरल ओवरव्यू करें कि क्या इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के कमोडिटीज थे, सो आइटम ऑफ इंपोर्ट्स अगर हम बात करें भारत में, जो पर्शियन गल्फ से आता था, तो उसमें मोती, रॉ सिल्क, वूल, खजूर, ड्राई फ्रूट्स, रोज वाटर, ये सब जो चीज़ें हैं पर्शियन गल्फ से भारत आया करती थी। अगर हम अरब से बात करें, अरबिया से, तो कॉफ़ी, गोल्ड, दवाइयाँ और शहद, ये सब हमें अरब से भारत आया करता था। इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट चाइना, सो टी, शुगर, porcelain, silk, and from Tibet we used to get gold, musk, woolen, जो एक वुलन क्लॉथ होता है, ऑल ऑफ दैट वी यूज टू गेट फ्रॉम तिब्बत से। मस्क एक तरीके का यू कैन से फ्रेग्रेंस होता है, खुशबू। एंड इफ यू टॉकिंग अबाउट अफ्रीका, सो यहाँ से हमारे यहाँ आइवरी और ड्रग्स आया करते थे। ड्रग्स दैट मीन्स मेडिसिन ऑफ डिफरेंट काइंड्स। आइवरी क्या होता है? सो आइवरी हाथी के दांत जो होते हैं, जो उसका टस्क होता है, वो आइवरी कहलाता है। वह अफ्रीका से आया करता था भारत में, जो ज्वेलरी में भी इस्तेमाल किया जाता था, साथ ही साथ बहुत सारी डिफरेंट दवाइयों में भी इसका इस्तेमाल होता था। यूरोप से भारत में वुलन क्लॉथ, कॉपर, आयरन जैसी धातें, लीड और
पेपर आया करते थे, ये सारे इंपोर्ट के आइटम थे जो भारत आते थे। अगर हम बात करें वो कमोडिटीज जो भारत से दुनिया के डिफरेंट ममालिक में जाया करती थी, सो उसमें ऑफ कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट हमारा कैलिकॉस जो हमारी कॉटन टेक्सटाइल थी, रॉ सिल्क, सिल्क फैब्रिक्स, हमारे हार्डवेयर्स, इंडिगो जो कि मैंने आपको बताया एक ब्लू डाई था, सॉल्ट पत्रे, ओपियम अफीम, राइस, व्हीट, शुगर, पेपर जो कि हमारे स्पाइसेस में अगर सबसे इंपॉर्टेंट थी तो वो थी पेपर, प्रेशियस स्टोन्स एंड वेरियस ड्रग्स, ये सब जो है भारत से दुनिया भर में जाया करते थे। इंपॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो थे वो कहाँ कहाँ पर भारत में थे, मतलब कहाँ पर कपड़े की इंडस्ट्री थी, तो हम देखेंगे कि वो ढाका जो आज के मॉडर्न बांग्लादेश में है, मुर्शिदाबाद, पटना बिहार, सूरत, अहमदाबाद, भरूच, चंदेरी, बुरहानपुर, जौनपुर, वाराणसी, लखनऊ, आगरा, मुल्तान, लाहौर, ये सब जो हमारे सेंटर ऑफ टेक्सटाइल है, जहाँ पे हमारा कैलिकॉस बना करता था, जहाँ पे हमारे वर्ल्ड फेमस टेक्सटाइल्स का निर्माण होता था। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एरियाज ऑफ इंडिया थे। अगर हम व्यूज देखें different people around the world के with regard to India at that time, so Peter the Great का कहना है कि bear in mind that the commerce of India is the commerce of the world and who can exclusively command it is the dictator of Europe। ऐसा कहा जाता था कि जो भारत का ट्रेड है वो ट्रेड ऑफ द वर्ल्ड है, और जिसने भारत के ट्रेड पर कब्जा कर लिया समझ जाओ वो बन गया यूरोप का डिक्टेटर, बिकॉज दैट वाज द कंडीशन। इतना प्रॉस्पेरस हुआ करता था भारत का ट्रेड के ओरिएंट के ट्रेड में भी स्पेसिफिकली इंडियन ट्रेड को इतनी इंपॉर्टेंस दी जाती थी। अगर हम बात करें जेटी संडरलैंड की तो इनका कहना था इंडिया इज अ फार ग्रेटर इंडस्ट्रियल एंड मैन्युफैक्चरिंग नेशन देन एनी यूरोप और एनी अदर इन एशिया। यहाँ के जो टेक्सटाइल गुड्स हैं वो इतने फाइन हैं और यहाँ के जो लूम्स में बनते हैं और जो यहाँ का कॉटन, वुल, लेनिन, यहाँ पे सिल्क का कपड़ा है, ये पूरी दुनिया में सिविलाइज वर्ल्ड में फेमस है। इंडिया की जो एक्सक्विजिट बेमिसाल ज्वेलरी है और जो यहाँ के प्रेशियस स्टोन्स है इतने बेहतरीन तरीके से बनाए गए हैं और इतना अच्छा फॉर्म दिया गया है। इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट यहाँ की पॉटरी, पोर्सिलीन और जो यहाँ पे सेरामिक यानी जो डिफरेंट तरीके से मिट्टी से डिफरेंट हमारे यूटेंसिल्स बनाए गए हैं, उसकी जो क्वालिटी है, कलर है और जो ब्यूटीफुल शेप है उससे कोई मैच नहीं कर सकता। इंडिया जो फाइन वर्क करता था, बेहतरीन काम मेटल में, डिफरेंट धातों में, वो आयरन में हो, स्टील में हो या सोने या चांदी में, किसी भी चीज़ का कंपैरिजन नहीं था ऑल ओवर द वर्ल्ड। शी हैड ग्रेट आर्किटेक्चर इक्वल इन ब्यूटी टू एनी इन द वर्ल्ड। अब बात की जा रही है हमारे आर्किटेक्चर की, जो हम इमारतें बनाते थे। शी हैड ग्रेट इंजीनियरिंग वर्क, साथ ही साथ इंडिया में जो इंजीनियरिंग टेक्निक्स थी कि किस तरीके से डिफरेंट बिल्डिंग्स को बनाया जाए। और हम हमारे मर्चेंट्स की बात करें, बिजनेसमैन्स की बात करें, इवन द बैंकर्स एंड फाइनेंसर्स इन इंडिया, सो कितने अच्छे थे क्योंकि हमारा ट्रेड इतना प्रॉस्पेरस था कि इन सब की स्किल्स को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। नॉट ओनली इंडिया की शिप बिल्डिंग बहुत अच्छी थी, जहाज बनाते थे, बट ऑल्सो जो हमारा कॉमर्स था और हमारी ट्रेड थी, हमें तिजारत करने आता था रास्तों, ज़मीनी रास्तों के ज़रिए, साथ ही साथ समंदर के ज़रिए, और ये पूरी दुनिया में फैला हुआ था। एंड इनका कहना है कि ये था भारत जिसे ब्रिटिशर्स ने ढूंढा जब वो यहाँ पर आए। मीन्स दिस वॉज अ कंडीशन ऑफ इंडिया। हम ऑलरेडी इतने प्रॉस्पेरस और इतने कामयाब थे, ऐसा नहीं है कि ब्रिटिशर्स के आने के बाद हमें चीज़ें सिखाई गई। इंडिया वॉज ऑलरेडी दिस प्रॉस्पेरस जब ब्रिटिशर्स इंडिया आते हैं। शशि थरूर लिखते हैं एन एरा ऑफ डार्कनेस में, जो कि एक कांग्रेस के एमपी भी हैं। फॉर सेंचुरीज हमारा जो हैंडलूम है, जो हमारे हाथ से काम होते थे, जो बुनकर थे हमारे बंगाल के, वो दुनिया के सबसे अच्छे फैब्रिक्स कपड़े बनाते थे। स्पेशली अगर हम बात करें तो मसलिन की, जो हमारा मसलिन क्लॉथ होता था
वो इतना हल्का होता था जैसे कि वो हवा में बुना गया हो। एंड इसकी वजह से जो यूरोप में उसकी डिमांड थी कपड़ा बनाने वालों में, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। अगर हम मिड 18 सेंचुरी की बात करें तो बंगाल के जो कपड़े होते थे वो इजिप्ट, टर्की, इवन पर्शिया और जो वेस्ट में बहुत डिमांड में थे। और हम देखते हैं कि जावा, चाइना, जापान, ईस्ट के इन इलाकों में भी इंडियन टेक्सटाइल की, इंडियन कपड़ों की बहुत ज़्यादा मांग थी। और हमारे जो वेल स्टैब्लिश ट्रेड रूट्स थे, इसकी वजह से हम यूरोप तक पहुंच चुके थे। और देखा जाए तो ऐसा कोई भी एरिया ऑफ द वर्ल्ड नहीं था जहां पे ओरिएंट इंडियन ट्रेड की और इंडियन कमोडिटीज की मांग ना हो। सो दिस वाज द कंडीशन ऑफ आवर इंडियन ट्रेड्स एंड कमोडिटीज इन द 18th सेंचुरी। अगर हम बात करें भारत में शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री के बारे में कि व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ इट एट द टाइम ऑफ कॉन्क्वेस्ट ऑफ ब्रिटिशर्स इन इंडिया, सो महाराष्ट्र और या फिर जो हमारा आंध्रा रीजन था साउथ इंडिया का, इवन बंगाल, ये सब लीडर्स माने जाते थे शिप बिल्डिंग में और इसकी टेक्निक में। एंड द इंडस्ट्री वाज वेरी फ्लरिशिंग इन दिस स्टेट्स। इंडियन शिपिंग जो है वो बहुत फ्लरिश करती है केरला कोस्ट में भी। स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो कैलिकट और क्विलोन में, जहाँ के राजा थे जैमोरीन। व्हाट एल्स इज वेरी सिग्निफिकेंट अबाउट जैमोरीन? यस, दैट इज दैट पोर्चुगीज जो है जैमोरीन के कोर्ट में कैलिकट में ही लैंड होते हैं वास्को डी गामा 1498 में। सो ये जो थे, ही यूज द मुस्लिम कुंजाली मराइकाज, जो ऑल्सो नोन थे बहुत ज़्यादा अपनी सी फियरिंग एबिलिटी की वजह से। मतलब ये जो समंदर में जो टेक्निक लगती है शिप को चलाने में या नेवल आर्किटेक्चर की बिल्डिंग में, इसमें बहुत ज़्यादा ही फेमस थी एक कम्युनिटी और वो थी मुस्लिम कुंजाली मराइकर्स। सो इनका इस्तेमाल करते हैं जैमोरीन ऑफ कैलिकट अपनी नेवी में। अगर हम बात करें द ग्रेट शिवाजी महाराज की, शिवाजी भोसले की नेवी के बारे में, जो इतने ही वंडरफुली गुड डिफेंस पुट अप करेंगी वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया में, जैसे कि जिसकी हम बात कर रहे हैं फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र की। सो यहाँ का जो कोस्ट होगा बहुत ही इफेक्टिवली बचाया जाएगा पोर्चुगीज के जरिए। इवन बिपिन चंद्रा का कहना है कि जो यूरोपियन कंपनीज थी उन्होंने बहुत सारी इंडियन मेड शिप्स भी यूज़ की थी अपने काम के लिए। दैट डजेंट मीन दैट कि इंडिया में शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री नहीं थी, ऑफ कोर्स हमारे यहाँ थी। इवन इफ यू आर टॉकिंग अबाउट हड़प्पन सिविलाइजेशन की, तो वहाँ पे भी हमें शिप टॉयज मिलते हैं और हमें मिलती हैं डिफरेंट पेंटिंग्स ऑफ शिप्स की। सो इससे समझ में आता है कि इंडिया में जो ओशन ट्रेड है और जो शिप बिल्डिंग की इंडस्ट्री है बहुत लॉन्ग बैक से अवेलेबल है। इफ विल मूव अहेड और देखें कि व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ एजुकेशन, किस तरीके से शिक्षा को अहमियत दी जाती थी ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी। सो इस वक्त जो हमारी एजुकेशन सिस्टम था वो बहुत ही ट्रेडिशनल था और ये ऑफ कोर्स मैच नहीं कर सकता था जितनी तेज़ी से रैपिड डेवलपमेंट हो रही थी वेस्ट में, पश्चिम में। वहाँ पर जो एजुकेशन का स्तर था एंड द वे वी वर टीचिंग वो बहुत ज़्यादा ही डिफरेंट था। द नॉलेज वॉज कन्फाइंड, हमारी जो नॉलेज थी वो लिटरेचर, लॉ, रिलीजन, फिलोसफी, लॉजिक, इन्हीं चीज़ों के आसपास घूमती थी। और हम नहीं पढ़ रहे थे फिजिकल और नेचुरल साइंसेस को। हम टेक्नोलॉजी को वो इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे थे हमारे एजुकेशन सिस्टम में जो वेस्ट में हो रही थी। इवन वी वर नॉट स्टडिंग ज्योग्राफी, भूगोल को भी, कि कैसे एक्सप्लोर करना है, कैसे नए रास्ते तलाश करने, ऑल ऑफ दैट हम उतनी इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे थे। क्योंकि एक और चीज़ जो हमें समझने की ज़रूरत है वो ये है कि रेनासांस, जो कि नई सोच और नई फिक्र की बातें शुरू होती हैं, वो यूरोप में आता है और इसी वजह से वहाँ पे एक्सप्लोरेशन और साइंटिफिक टेम्पर को इतना प्रमोट मिलता है। हमारा जो ओवर रिलायंस था, हद से ज़्यादा जो हम डिपेंड करते थे हमारी एंशंट लर्निंग पर, और हम नए थॉट को, ओरिजिनल थॉट को डिस्करेज करते थे, नए तरीक़ों को मानने को तैयार नहीं थे। ये बहुत एक बड़ा रीज़न है कि हमारा एजुकेशन स्टेटस काफ़ी डाउन था एट दैट टाइम। हमारे यहाँ जो एलिमेंट्री एजुकेशन, मतलब जो स्टार्टिंग की एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन है,
वो हिंदूज और मुस्लिम दोनों अपनी कम्युनिटी के बच्चों को दिलाते थे। मतलब इसका ये मतलब नहीं है कि हमारे एजुकेशन नहीं थी, हम एलिमेंट्री एजुकेशन बहुत वाइड स्प्रेड था। अगर हम हिंदूज और मुस्लिम्स की बात करें तो फॉर एग्जांपल हिंदूज का जो एलिमेंट्री एजुकेशन था वो पाठशाला के जरिए दिया जाता था, और मुस्लिम्स जो है अपनी प्राइमरी एजुकेशन मकतब के जरिए देते थे। द एजुकेशन वॉज कन्फाइंड टू रीडिंग, राइटिंग एंड अरिथमेटिक, मतलब बेसिक मैथ्स। सो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट प्राइमरी एजुकेशन तो हम यहाँ पर बच्चों को लिखना, पढ़ना और बेसिक मैथ सिखाते थे। दैट मीन्स एक लिटरेट पर्सन के जैसी इंफॉर्मेशन दी जाती थी हमारी पाठशाला और मकतब्स के जरिए। जो चिल्ड्रन फ्रॉम द लोअर कास्ट थे सम टाइम अटेंडेड द स्कूल, जो हमारे लोअर कास्ट के स्टूडेंट्स थे सम टाइम अटेंडेड स्कूल, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम उन्हें एजुकेशन नहीं दिया जाता था। और अगर हम बात करें फीमेल एजुकेशन की, सो इट वॉज ऑल्सो रेयर, दैट मीन्स बहुत मुश्किल से फीमेल्स को एजुकेशन दी जाती थी। चतुष्पथीज और तोल्स ये क्या होते हैं? सो बेसिकली ये एक वैदिक एजुकेशन सिस्टम है। सो ये जो है दे वर कॉल्ड इन बिहार, ऐसा उन्हें बिहार में नाम दिया गया था, साथ ही साथ बंगाल में। सो ये थे सेंटर्स ऑफ हायर एजुकेशन। और अगर हम बात करें कि और हायर एजुकेशन जो सेंटर्स थे वहाँ पर क्या पढ़ाया जाता था, तो वहाँ पे ऑफकोर्स जैसे मैंने बताया चतुष्पति वैदिक एजुकेशन, वेदास सिखाए जाते थे, साथ ही साथ ऑफकोर्स संस्कृत एजुकेशन दी जाती थी। और अगर सम सेंटर्स की हम बात करें तो वो होगा काशी जो कि वाराणसी में, तिरहुत, मिथिला, नादिया, उत्कला, ये सब जो है हमारे सेंटर्स ऑफ संस्कृत एजुकेशन थे इंडिया में 18वीं सदी में। इसी तरीके से अगर हम मुस्लिम्स में हायर एजुकेशन की बात करें तो मदरसा के जरिए दी जाती थी। और यहाँ पर जैसे हिंदूज में संस्कृत जबान थी तो मुस्लिम्स में पर्शियन और अरबिक सिखाई जाती थी। पर्शियन जो थी कोर्ट लैंग्वेज थी, उस वक्त के जो राजा थे उनके कोर्ट में पर्शियन ऑफिशियल लैंग्वेज थी। तो ये न सिर्फ मुस्लिम्स के जरिए सीखी जाती थी बल्कि हिंदूज भी इसे बहुत इंपॉर्टेंस देते थे। अगर हम बात करें पटना अजीमाबाद की, तो ये बहुत ही एक फेमस सेंटर था पर्शियन एजुकेशन का। पीपल इंटरेस्टेड इन द स्टडी ऑफ द कुरान एंड द मुस्लिम थियोलॉजी, मुस्लिम रिलीजन के बारे में भी जानने के लिए लोगों को अरबिक ज़बान भी सीखनी पड़ती थी, क्योंकि जो मुस्लिम लिटरेचर है मोस्टली वो अरबिक लैंग्वेज में ही अवेलेबल था। दैट वॉज अ कंडीशन ऑफ आर सोसाइटी एंड आर एजुकेशन एट दैट टाइम, कि हमारे यहाँ ट्रेडिशनल मोड ऑफ एजुकेशन को ही प्रेवलेंस दिया जाता था इवन इन द 18th सेंचुरी। अगर हम बात करें कि हमारी सोसाइटी का सेटअप कैसा था, मतलब इसकी बनावट कैसी थी, क्या यहाँ पर डिफरेंट कास्ट और क्लास के लोग एग्जिस्ट करते थे? ऑफ कोर्स, एंड इट वाज मेनी कास्ट एंड मेनी सेक्ट्स, बहुत से तबके थे। हमारी जो सोसाइटी थी 18वीं सदी की वो कैरेक्टराइज्ड थी ट्रेडिशनल आउटलुक और स्टैग्नेशन के, मतलब हम एक हमारी पुरानी सभ्यता को ही लेकर चल रहे थे, आगे बढ़ने को तैयार नहीं थे, और एक रुकी हुई सी सोसाइटी थी, बढ़ोतरी नहीं हो रही थी। अगर हम बात करें कल्चरली, हाँ कुछ लेवल पर हमारे यहाँ सर्टेन डिग्री पर यूनिटी थी कल्चरली, बट अगर हम डिफरेंट क्लास और कास्ट की बात करें तो हम स्टिल बटे हुए थे। और वो कास्ट के नाम पर था, हमारे धर्म के नाम पर, हमारे ट्राइब के नाम पर, इवन हम लैंग्वेज के नाम पर भी बटे हुए थे। अगर हम बात करें कि हमारी फैमिलीज कैसी थी, तो ऑफकोर्स वो पेट्रियार्कल सी पितृसत्ता थी। हेड ऑफ द फैमिली हमेशा एक मेल होता था। इवन टुडे वी कैन सी कि हमारी इंडियन सोसाइटी पेट्रियार्कल ही है, मेल डोमिनेटेड ही है। और कास्ट, आप किस कास्ट से, किस जात से बिलोंग करते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था आपकी समाज में जिंदगी कैसी होगी। अपार्ट फ्रॉम द फोर वर्णा, जैसे कि हम जानते हैं कि हिंदू सिस्टम ऑफ सोसाइटी में 4 वर्ण होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यास एंड शूद्रास। सो अपार्ट फ्रॉम ए 4 वर्णास के हिंदूज जो थे न्यूमरस सब कास्ट में भी बटे हुए थे, मतलब इन चारों के अलावा भी इनके भी सब कास्ट थे। एंड हम जानते हैं कि जो परमानेंटली फिक्स्ड द प्लेस इन द सोशल स्केल, के इन्हीं कास्ट और सब कास्ट की वजह से हमारी सोसाइटी में पोजीशनिंग होती थी। दो द चॉइस ऑफ प्रोफेशन, हम किस प्रोफेशन को अपनाएंगे, हम क्या काम करेंगे, ये भी हमारी कास्ट, हमारी जात डिटरमाइन करती थी। लेकिन हम देखते हैं कि एक्सेप्शन मिलेंगे लार्ज स्केल पर,
कि जो कास्ट स्टेटस है जो वो बड़ा ही फ्लूइड था, मतलब बहुत ही आसानी से बदला जा सकता था मेनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री में। दैट मीन अगर आप एक पर्टिकुलर कास्ट से बिलोंग करते हैं और आप दूसरा काम करना चाहते हैं तो कास्ट हमारी जो थी वो फ्लूइड थी, वी कुड डू दैट। बट स्टिल ये सम पार्ट ऑफ द कंट्री में हो रहा था, पैन इंडिया सिचुएशन नहीं थी। कास्ट काउंसिल्स और जो पंचायत होती हैं ये जो है कास्ट नॉर्म्स एंड रेगुलेशन सोसाइटी में लगाती थी। इवन टुडे हम देख सकते हैं कि हमारे रूरल इंडिया में पंचायत का कितना इंपॉर्टेंट रोल है, और जो ये कास्ट काउंसिल्स होती हैं वो लोगों की ज़िंदगी पर कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। अगर हम इस्लाम की बात करें तो यहाँ पर इगैलिटेरियन सिस्टम है, दैट मीन्स सोशल इक्वालिटी मुस्लिम्स में मानी जाती है। लेकिन उसके बावजूद हम देखेंगे कि जो सोसाइटी है वो बहुत हिस्सों में बटी होगी, वो डिफरेंट कास्ट, रेस, ट्राइब और इवन स्टेटस यानी पैसे पर भी बटी होगी। हम जानते हैं कि भारत में जो मुस्लिम कम्युनिटी थी उसमें बहुत ज़्यादा माइग्रेंट कम्युनिटी भी एग्जिस्ट करती थी, जैसे कि हमने अफगान्स को देखा। साथ ही साथ जो और डिवीज़न था, जो सबसे बड़ा डिवीज़न था, वो सुन्नी और शियास के बीच में था, जो बेसिकली नोबल्स थे। लेकिन इसके अलावा भी हम देखते हैं कि ईरानी, अफगानी, तुरानी, साथ ही साथ हमारे हिंदुस्तानी मुस्लिम, ये जो थे अलग अलग पार्ट ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। इसके अलावा जो नोबल्स एंड ऑफिशियल्स थे वो भी एक दूसरे को अपने आप से मासेस से अलग रखते थे। जो बेसिक दो कम्युनिटी हमें देखने मिलती है मुस्लिम्स में वो है एक शरीफ मुस्लिम और एक है अजलफ मुस्लिम। सो जो शरीफ मुस्लिम थे वो ऑफकोर्स हाई रैंक के नोबल्स थे, स्कॉलर्स थे, या फिर प्रीस्ट मौलवी होते थे, या जो आर्मी में हाई अफेयर्स से डील करते थे। और एक दूसरी कम्युनिटी होती थी अजलफ की, जो इनके अलावा होते थे, जो बेसिकली लोअर क्लास के आम मुस्लिम होते थे। तो इन दोनों में भी हमें स्टार्क डिफरेंस देखने को मिलता है। सिमिलर मैनर में जिस तरह हमें हिंदू सोसाइटी में हायर कास्ट और लोअर कास्ट में डिफरेंस मिलता है, सिमिलरली शरीफ और अजलफ में भी हम ये डिफरेंस देख सकते हैं। Religious conversions occurred and caste proved to be a major divisive force and element for disintegration। अगर हम बात करें कि किस वजह से हमारी सोसाइटी में टुकड़े हुए और डिसइंटीग्रेशन हुई और कैसे हमारी सोसाइटी बिखरी 18वीं सदी की, सो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है कास्ट ने। जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन था वो इतना ज़्यादा था कि जो हमारी सोसाइटी थी वो बिखर रही थी। अगर हम सोसाइटी की बात करें, सो वी कैन नॉट टॉक अबाउट विमेन एंड लीव अहेड। नो, हमें डेफिनेटली बात करनी होगी उस सोसाइटी में पोजीशन ऑफ वुमेन क्या थी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, पितृसत्ता थी, मेल डोमिनेंस, पेट्रियार्की थी इंडिया में, एक्सेप्ट इन सम सोशल ग्रुप्स इन केरला। हम देखते हैं कि केरला की जो कुछ सोसाइटीज है वो मेट्रियार्कल थी। मेट्रियार्कल मतलब जहाँ पे विमेन जो है लीड करेंगी उनकी सोसाइटी को। ओके, विमेन लेड सोसाइटीज आर कॉल्ड मेट्रियार्कल। तो केरला में कुछ ऐसी सोशल ग्रुप्स एग्जिस्ट करते थे। विमेन पजेस लिटिल इंडिविजुअलिटी, यानी जो विमेन की एज आइडेंटिटी इंडिविजुअल के तौर पर बहुत ही कम थी। हाँ, ऑफकोर्स हर जगह हमें एक्सेप्शन, कुछ अलग चीज़ें देखने मिलती हैं, बट अगर हम मेजॉरिटी की बात करें तो विमेन लैक्ड इंडिविजुअलिटी। जो अपर क्लास की हमारी विमेन थी वो डेफिनेटली एट होम थी, लेकिन जो लोअर क्लास विमेन थी, जो हमारा निचला तबका था, वो काम करने के लिए घर से बाहर आती थी। वो किसानों को मदद करती थी अपने घर में, फील्ड्स में, और इवन वो अपने घर के बाहर सप्लीमेंटिंग काम करती थी ताकि उनकी फैमिली इनकम में कुछ इंक्रीमेंट हो सके। सो एक तरीके से देखा जाए तो अपर क्लास विमेन से ज़्यादा आज़ादी लोअर क्लास विमेन के पास थी, क्योंकि उन्हें इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड, पैसे की तलाश में, इनकम की तलाश में घर से बाहर निकलना पड़ता था। अगर हम बात करें कुछ आउटडेटेड और एक्सप्लॉइटिव सोशल कस्टम्स के बारे में जो 18वीं सदी में एग्जिस्ट करते थे, तो वो थे पर्दा, सती, चाइल्ड मैरिज, पॉलीगैमी। और इन सब की वजह से जो प्रोग्रेस ऑफ विमेन है इतनी हिंडर होती है और उन्हें इतने रेस्ट्रिक्शंस में रखा जाता है। सती, जिसके ज़रिए उन्हें फोर्सफुली फ्यूनरल पायर में जाने के लिए कहा जाता है, या फिर चाइल्ड मैरिज के ज़रिए यंग गर्ल्स की शादी करा दी जाती है, और इसका इफ़ेक्ट ना सिर्फ सोसाइटी पर होता है, उनकी मानसिकता पर होता है, बल्कि मेडिकली भी वो उनके लिए कितना गलत होता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि मॉर्टेलिटी रेट भी बढ़ेगा। एंड जो अर्ली प्रेगनेंसी है उसकी वजह से भी हम देखेंगे कि मैटरनल फर्टिलिटी, मटर्नल
डेथ रेट, मोर्टेलिटी रेट भी बढ़ जाता है। और जो एक बहुत बुरी कंडीशन थी विद रिगार्ड टू हिंदू विडोज वाज दैट कि उन्हें रीमैरी करने का राइट नहीं था। सो इसकी वजह से अगर अर्ली एज में भी कोई बच्ची विडो हो जाती थी, सो शी हैड टू लीव हर होल लाइफ एक समाज से अलग रहकर। एंड जो कंडीशन थी विडोज की 18वीं सदी में, वो बहुत ही पिटेबल थी, बहुत ही बुरी थी। एबी डुबोइस कमेंट करते हैं 19th सेंचुरी की बिगनिंग में सोसाइटी के ऊपर, और वो कहते हैं कि एक जो हिंदू वुमन थी ऑफ दैट टाइम कहीं पर भी अकेले जा सकती थी, इवन इन द मोस्ट क्राउडेड प्लेस, और उन्हें इस बात की कभी भी फिक्र नहीं होती थी कि जो जोक्स होंगे आइडल लाउंजर्स के, जो आम खड़े हुए लोगों के, उन्हें जोक का निशाना नहीं बनना पड़ेगा। ये कॉन्फिडेंस ऑफ दैट टाइम ऑफ द वुमन हैड। अगर हम बात करें डावरी की, तो ये हमेशा से ही सोसाइटी का एक बहुत बड़ा एविल रहा है। और अगर हम देखते हैं ये कब कहाँ सबसे ज़्यादा फैला हुआ था, तो वो था बंगाल और राजपूताना में, राजस्थान में। इसकी वजह से बहुत सारी लड़कियों को डावरी का निशाना बनना पड़ा और वायलेंस सहनी पड़ती थी। और इसका असर फीमेल पेरेंट्स पर, मतलब जो पेरेंट्स है फीमेल के, उन पर भी एक बहुत बुरा असर पड़ा, और फीमेल इन्फेंटिसाइड इसकी वजह से काफ़ी बढ़ रहा था। जो हमारे सेंसिटिव इंडियंस थे वो बहुत टच थे इन सब सिचुएशन के बारे में और हार्श लाइफ ऑफ विडोज के बारे में। सो राजा स्वाय जयसिंह ऑफ अंबर जो थे, और जो मराठा जनरल थे परशुराम भाऊ, उन्होंने बहुत ट्राई किया विडो रिमैरिज को प्रमोट करने का और समाज में एक कंसेंसस बनाने का कि विडोज शुड गेट द राइट कि वो रीमैरी करें। बट वो अपने इस इनिशिएटिव में फेल हो जाते हैं क्योंकि सोसाइटी ऑफ एट दैट टाइम रेडी नहीं थी विडो रिमैरिज के एक न्यू लिबरल थॉट को अडेप्ट करने के लिए। ये तो हो गई हमारी सोसाइटी की बात, लेकिन हमारी सोसाइटी में ही एक और बहुत तबाहकन चीज एग्जिस्ट करती थी, और वो थी स्लेवरी। मेनस ऑफ स्लेवरी, स्लेवरी की तबाही। हम देखते हैं कि जो यूरोपियन ट्रेवलर्स हैं और एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, वो 17वीं सदी में जब आते हैं तो वो एक चीज़ नोटिस करते हैं, वो है वाइड स्प्रेड ऑफ प्रेवलेंस ऑफ स्लेव्स, यानी हमारे यहाँ गुलाम कितने फैले हुए थे और किस तरह गुलाम रखने का कस्टम इंडिया में 17वीं सदी में बहुत आम था। ऐसा बिलीव किया जाता है कि कुछ लोग जो है, पीपल वर कंपेल्ड टू सेल देयर ऑफ स्प्रिंग्स, उन्हें अपने बच्चों को भी स्लेवरी में, गुलामी में बेचना पड़ता था। क्यों? क्योंकि वो इकोनॉमिक डिस्ट्रेस में थे, उन्हें पैसे की तंगी थी। बहुत वक्त ऐसा होता था कि सूखा पड़ जाता था, या फिर कोई भी नेचुरल कलामिटी यानी कोई भी तबाही आ जाती थी, या फिर आम हमारी जो गरीबी है वो इतनी एक्सट्रीम थी कि लोगों को अपने बच्चों को बेचना पड़ता था। और जनरली ये देखा गया है कि जो हायर क्लासेस थे, राजपूत की या खत्रीस की या कायस्थ की, वहां पर विमेन स्लेव हुआ करती थी। औरतें गुलाम के तौर पर डोमेस्टिक काम, घरों के काम करने के लिए रखी जाती थी, और ये बहुत ही नॉर्मल प्रैक्टिस थी। हावेवर हम देखते हैं कि जो स्टेटस ऑफ द स्लेव्स है इंडिया में, जो गुलामों की हालत है वो बहुत बेहतर होगी कंपेयर टू यूरोप में जो स्लेव्स की कंडीशन थी। साथ ही साथ हम ये भी देखते हैं कि जो यूजुअली ट्रीटेड एज हेरिडेटरी सर्वेंट्स, हेरिडेटरी स्लेव्स रादर देन मिनियंस, मतलब भारत में हम देखते हैं कि जो गुलाम थे वो हेरिडेटरी नौकर के तौर पर इस्तेमाल करे जाएंगे, ना कि एक ऐसा कोई इंसान जिस पर आप जितना भी जुल्म कर सकें करें, जैसा कि यूरोप में होता था। अगर कोई दो गुलामों के दरमियान शादी कर दी जाती थी, जो नॉर्मली प्रैक्टिस थी, अगर उनका कोई बच्चा होता था, उनका जो ऑफस्प्रिंग होता था, वो फ्री सिटीजन कंसिडर किया जाता था। दैट डजंट मीन कि उनके बच्चों को भी गुलाम माना जाएगा, वो एज अ फ्री सिटीजन अपनी लाइफ जीने के लिए आजाद थे। यूरोपियंस जब भारत आते हैं, उनका जो एडवेंट होता है, तो इसकी वजह से भारत में स्लेवरी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और स्लेव ट्रेड बढ़ जाएगा। यूरोपियन कंपनी स्लेव की खरीद फरोख्त शुरू कर देगी, और हम देखेंगे कि बंगाल, आसाम और बिहार में बाकायदा स्लेव्स के मार्केट्स लगेंगे, और ये यूरोपियन और अमेरिकन मार्केट में बेचे जाएंगे। अब्बासियन स्लेव्स, यानी अब्बासिन से जो स्लेव्स आते थे, वो सूरत, मद्रास और कलकत्ता में भी बेचे जाते थे। सो एडवेंट ऑफ यूरोपियंस की वजह से इंडिया में स्लेव ट्रेड बहुत ज़्यादा बढ़ गया, जो कि ऑफकोर्स बहुत ही बुरी सिचुएशन थी एक सोसाइटी में। हम किसी भी इंसान को अपना स्लेव बनाना, ये बहुत ही रूडिमेंटल और एंशिएंट प्रैक्टिस है, जो बहुत ही अनएथिकल और इमोरल भी है।
हम किसी भी वक्त की बात नहीं कर सकते बिना उस वक्त के आर्ट, आर्किटेक्चर और उसके कल्चर की बात किए। तो भारत में क्या डेवलपमेंट हुई एट दैट टाइम। सो हम देखते हैं कि जब मुगल्स का डाउनफॉल हुआ, इंपेरियल मुगल जब डाउनफॉल हुआ, तो उनकी कोर्ट में, उनके दरबार में जितने भी टैलेंटेड लोग जो आर्टिजन्स थे, उन सबको अभी किसी और के पेट्रोनेज की ज़रूरत पड़ गई। क्योंकि हम देखते हैं कि बादशाह और राजा जो होते हैं वो हमेशा से अपने दरबार में आर्टिस्ट लोगों को पेट्रोनेज देते हैं, उन्हें सहारा देते हैं, सपोर्ट देते हैं। लेकिन अब हम देखेंगे कि ये नए बने हुए स्टेट्स में जाएंगे पेट्रोनेज के लिए, जो कि होंगे हैदराबाद, लखनऊ, जयपुर, मुर्शिदाबाद, पटना, कश्मीर। ठीक है, लखनऊ में आसिफुद्दौला बनाएंगे बड़ा इमाम बाड़ा, जो कि एक बहुत ही स्पेसिफिक आर्किटेक्चर के लिए माना जाएगा, जो कि बनाया जाएगा 1784 में। अगर हम फर्स्ट हाफ ऑफ 18th सेंचुरी की बात करें तो यहाँ पर सवाई जयसिंह ने बनाएंगे पिंक सिटी ऑफ जयपुर की, जो कि इवन टुडे टूरिस्ट स्पॉट के लिए और उसके हिस्टोरिकल हेरिटेज के लिए कितना इम्पोर्टेंट स्पॉट माना जाता है, और उसकी ब्यूटी इज बियॉन्ड एनीथिंग। साथ ही 5 एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरीज बनाई जाएंगी। आसमान में चांद सितारों को जानने और समझने के लिए साइंटिफिक टेम्पर को प्रमोट किया जाएगा, और ये 5 ऑब्जर्वेटरीज बनाई जाएंगी दिल्ली, जयपुर, बनारस, मथुरा और उज्जैन में। इसके साथ ही वो एक टाइम टेबल भी प्रिपेयर करेंगे जिसे कहा जाएगा जीज मोहम्मद शाही। इसके ज़रिए लोगों को आसानी होगी स्टडी करने में एस्ट्रोनॉमी को। अगर हम साउथ इंडिया में केरला की बात करें तो यहाँ पे एक पैलेस बनाया जाएगा पद्मनाभपुरम, और ये पैलेस जो है बहुत फेमस होगा अपने आर्किटेक्चर और स्पेसिफिक मुराल पेंटिंग्स के लिए। मुराल पेंटिंग्स होती है जो बड़ी पेंटिंग्स दीवार पर खूबसूरती से की जाती हैं, और ये बहुत ही ब्यूटीफुली कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। इसी वक्त हम देखेंगे कि आर्ट में, स्पेसिफिकली पेंटिंग में, बहुत ही न्यू स्कूल्स आएंगी, नए नए तरीके से पेंटिंग्स करना शुरू किया जाएगा। और 2 पेंटिंग के जो स्कूल्स है जो सबसे ज़्यादा फेमस होंगे वो होंगे राजपुताना स्कूल ऑफ पेंटिंग एंड कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग, जो कि बहुत प्रोमिनेंट हो जाएंगे और अपनी वैरायटी और टेस्ट के लिए माने जाएंगे। अगर हम लिटरेचर और लिखावट की बात करें और साहित्य की बात करें तो 18वीं सदी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ जो हुई यहाँ पर वो था उर्दू लैंग्वेज और उसकी ग्रोथ, और जिस तरीके से पोइट्री और शायरी लिखी गई। उर्दू के जो फेमस पोइट्स आते हैं, मीर तकी मीर, सौदा, नज़ीर या मिर्ज़ा गालिब, इन सब ने जो कंट्रीब्यूशन किया इंडियन लिटरेचर में वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। अगर मैं साउथ इंडिया की तरफ जाऊं तो यहाँ पर मलयालम लिटरेचर फ्लरिश होता है ट्रेवनकोर के रूलर्स के पैट्रोनेज में। कंचन नंबियार जो है बहुत ही ज़्यादा नोटेड मलयालम पोएट है। साथ ही साथ अगर तमिल लैंग्वेज की बात की जाए तो यहाँ पर सितार पोएट्री के ज़रिए से एनरिच किया गया। अगर हम पंजाबी लिटरेचर की बात करते हैं तो द वेरी फेमस हीर रांझा, जो कि एक रोमांटिक एपिक है, इसी वक्त लिखा जाता है, जो कि वारिस शाह लिखते हैं। अगर हम हमारे अदर रीजनल लिटरेचर जो कि सिंधी लिटरेचर है की बात करें तो यहाँ पर शाह अब्दुल लतीफ़ जो है रिसालो कंपोज करते हैं, जो कि कलेक्शन ऑफ पोएम है और लिटरेचर का एक शाहकार है। दीज आर जस्ट वेरी फ्यू एग्जाम्पल्स जो कि लिटरेरी वर्क में भारत में होता है हमारी रीजनल लैंग्वेजेस के जरिए। हम जानते हैं कि भारत में इतनी रीजनल लैंग्वेजेस हैं, इतने रंग हैं कि वो सब जब मिल जाते हैं तो बहुत ही खूबसूरत चीज़ बनती है। एंड दैट व्हाट हैपेंड इन द 18th सेंचुरी। सो इसी के साथ हम इस बात को कंक्लूड कर पाते हैं कि हमारी सोसाइटी कैसी थी, इकोनॉमी कैसी थी, हाउ वाज आवर एडमिनिस्ट्रेशन, आर्ट, लिटरेचर और आर्किटेक्चर में क्या हो रहा था on the eve of conquest of Britishers in India.